हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स। इस फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा इस प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर है उसका पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। आइए देर नहीं करते हैं। पिछला सेशन में हम पढ़े थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है और इसके कुछ प्रकृति के बारे में। लेकिन आज हम यहाँ शुरू करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और इससे आगे जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक को हम समाप्त करने वाले हैं। देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है आप इसके बारे में जानते होंगे। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वो क्या होता है। प्रकाश का प्रवर्तन यानी जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय माध्यम यानी हवा या कांच से होते हुए यदि वह किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़े। अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में ईटा, पत्थर, कांच, प्लास्टिक, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन प्लास्टिक, वो सभी जो होते हैं अपारदर्शी वस्तु होते हैं। और उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद वो आर पार नहीं होता, उसे जो है पुनः वापस उसी दिशा में लौटा देता है या दूसरी दिशा में करता है, उसे मोड़ देता है। प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आइए इसको हम देखते हैं इस डायग्राम से। एम और एम डैश जो है एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण का मतलब ये भाग जो है रंगा हुआ है। क्या है? रंगा हुआ है। इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। आपतित प्रकाश का मतलब हो गया ये सूर्य से जो है ये प्रकाश आई या किसी वस्तु से टकरा कर आई है, ठीक ना। ये आई तो जो कोई वस्तु से टकराकर या सूर्य से जो टकराकर जो किरणें आती है और इस वस्तु पे पड़ी, इस बिंदु पे, तो यह जो किरण हो गया वो आपतित किरण हो गया। और यहां से ये फिर दूसरी दिशा में क्या होगी, इस प्रकार से लौट गई। और प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाशीय माध्यम से होते हुए अपारदर्शी वस्तु, समतल दर्पण एक अपारदर्शी वस्तु है, इस पे पड़ा और पड़ने के बाद यह जो समतल दर्पण है उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे बात क्या होता है कि प्रकाश के प्रवर्तन में होता क्या है। देखिए यहाँ दो तीन चीजों को याद रखना है। अगर इस किरण को मान ले यहाँ P बोल दे और यहाँ Q बोल दे और यहाँ क्या बोल दे R, और यहाँ Q और यहाँ बोल दे N डैश या N, तो पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, पी क्यू को हम बोलेंगे पी क्यू बराबर जो हो जाएगा वो आपतित किरण, और क्यू आर बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, परावर्तित किरण, और क्यू एन बराबर जो हो जाएगा, क्यू एन बराबर जो हो जाएगा वो अभिलंब। क्या होगा, क्यू एन डैश बराबर क्या हो जाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब आपतित किरण किसे कहते हैं? अगर कोई किरण सूर्य से हो या किसी वस्तु से टकराकर पुनः इस वस्तु पे, जिस वस्तु पे आता है या जिस वस्तु पर था उस वस्तु के लिए वह लाइट जो है अपवर्तन कहलाता है, सॉरी आपतित किरण कहलाता है। जैसे देखिए मान लिया कि सूर्य से लाइट चला ऐसे और यह किसी वस्तु से टकराया, मान लिया कि इससे टकराया और लौट के यहां पर चला गया इस वस्तु पे, ये वस्तु है, और फिर यहां से टकराकर यहां पर चला आया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे और फिर ऐसे। कोई जरूर नहीं है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पे पड़ती है वही जो है वो आपतित किरण कहलाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए ये सूर्य से चला तो इस घटना के लिए, इस वस्तु के लिए यह जो है आपतित किरण है इस वस्तु के लिए, और यह क्या हो गया, प्रवर्धित किरण है। परंतु इस वस्तु के लिए जो है आपतित किरण जो हो गया, इस वस्तु का जो प्रवर्तित किरण था वो हो गया इस वस्तु का क्या होगा, आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। बात समझ में आ गया? तो आपतित किरण का ये प्रॉब्लम, ये समस्या या ये चीजें होती है। आपतित किरण ये है, आपतित किरण का मतलब ये होता है। अब देखते हैं प्रवर्तित किरण। यहां से पढ़ने के बाद जो दूसरी दिशा में जो मुड़ती है प्रकाश की किरणें उसे हम बोलते हैं प्रवर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये मिलता है और वहीं पर क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। चलिए हम इसी के साथ तुरंत हम समझ लेते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम एक किस नियम को फॉलो करता है। देखो भाई देखो बाबू, होता क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है थीटा, इस कोण को ही बोलते हैं आपतन कोण, और इस आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से फिर अभिलंब,
अभिलंब ये हो गया, और ये हो गया प्रवर्तित किरण। अभिलंब और प्रवर्तित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं प्रवर्तित किरण, और उसे हम आर से सूचित करते हैं। किसे? आर से सूचित किया जाता है। में क्या होता है? अब इसमें का इस नियम का मतलब क्या होता है? इस नियम का मतलब होता है कि जो ये आपतन आपतित किरण जो होता है और उसे बना कोण जो आपतन कोण होता है, और प्रवर्तित किरण जो होता है उसे बना कोण प्रवर्तन कोण जो होता है, वो दोनों का दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये पहला नियम कहता है। क्या कहता है? इसका मतलब और भी होता है कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 40 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये क्या होगा? 50 डिग्री होगा। अगर यहाँ और यहाँ के बीच कोण 50 डिग्री बने तो यहाँ भी 50 डिग्री। अगर यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ भी 60 डिग्री। अगर यहाँ 70 बनेगा तो यहाँ 70 डिग्री। यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? 45 डिग्री बनेगा। समझ में आया? तो ये चीजें होती है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पहला प्रकाश प्रवर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण यानी कि क्यू एन, प्रवर्तित किरण क्यू आर, और अभिलंब क्यू एन, ये तीनों जो होता है वो एक ही बिंदु पर होता है। क्या होता है? एक ही पॉइंट पे। जरा देखिए, वो है क्या? ये तीनों का तीनों जो है वो क्यू पॉइंट पे है। क्या है? क्यू पॉइंट पे है। क्यू पॉइंट। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम समझ गए। ये प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। नियमित प्रवर्तन ये हो गया, और ये हो गया अनियमित प्रवर्तन। आप फिगर से देख रहे होंगे नियमित में क्या होता है? प्रकाश की किरणें आई और नियमित रूप से परिवर्तित हो रही है, सभी का कोण जो बनेगा वो इक्वल बनेगा, उसे हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के। और इसकी सतह जो होती है वो नियमित होती, क्या होती है? जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वो नियमित होता है, यानी कि एकदम चिकना और प्लेन होता है। इसका क्या है? चिकना नहीं है, ये रुखड़ा है, औबड़ खाबड़ है, इसलिए इसका प्रकाश से किरणें कोई इधर से इधर चली गई, कोई उधर से उधर चली गई। मतलब ये क्या हो रहा है? दिशा इसकी उल्टा पुल्टा हो रहा है। इससे प्रकाश का प्रवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कैसा? अनियमित। क्या है? अनियमित या विसरित। क्या बोलते हैं? विसरित प्रवर्तन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को समझने से पहले हम समझना पड़ेगा प्रतिबिंब के नियम। तो प्रतिबिंब आप तो यहाँ लिखा नहीं रहे, रिवीजन करवाया जा रहा है। आप रिवीजन जब करवा रहे हैं तो आप क्या कीजिए? दिमाग को भटकेगा। सुबह बताए थे ना, दिमाग क्या होगा? भटकेगा क्लास में, जाएगा कहाँ? सजन के पास। है आया समझ में? फिर मन करेगा हेलो करने को, लेकिन दिमाग को मन को क्या करना है? समझाना है कि अभी 10वां जरा पास कर लो, 10 पास कर जाए, उसके बाद आगे के आगे देखेंगे। पहले इतना लिखा तो रहे नहीं है कि छूट जाएगा, तो भी कॉपी देख रहा है, कल पूछेंगे। अजब आदमी है। कंसंट्रेट होके समझिए। बात समझ में आया? नहीं आ समझ में आ रहा, आप सवाल कीजिए, हम बताएंगे। आप दोबारा मेहनत कर रहे हैं तो अब इसका तो फायदा होना चाहिए। आप फिर दोबारा, अब तुम लोग 10 बार भी कर देंगे तो क्या हुआ? बात बराबर ही रहेगा। तू आएगा यहाँ ऐसे आंख मुन के सोतेगा, देखेगा। अब देखो इस सब को याद है, गुण पकड़ता के अंदर मुख फोकस उसको नहीं याद है। समझे में ना रहे क्या बोलेंगे। कितना अच्छे से बताए थे इस चीज को। पूछे अभी कौन नियम है बउआ? प्रतिबिंब बनाने का कौन सा नियम है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये बता पहले। प्रतिबिंब बनाने का दिख रहा है कुछ शकल इसका? क्या है? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, कौन सा नियम है? पहला। आप इधर आ, आ इधर। मतलब जो समझ लिया उसको रटने की जरूरत ही नहीं। दिमाग को एक बार एकदम ऐसे लगाओ, ऐसे। किधर जा रहा है? किधर मत जाओ, यहीं रहो। इस चीज को हम समझते हैं, ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है ना। पहला नियम, फर्स्ट लॉ। इसमें हम बताए थे वस्तु से किरणें चलेगी, अब फर्स्ट राउंड में कहां पहुंचेगी? दर्पण। और बताए थे कि ये दर्पण जो है पापा का क्या है? पापा। पापा का ससुर
ससुराल है। दर्पण जो है पापा का नहीं। अच्छा, पापा का दर्पण उनके ससुराल से ही नहीं आया। तो शादी जब हो जाता है तो क्या बोलता है लोग, तुम्हारा दर्पण आ गया, जाओ। बे, बोलता है कि नहीं? तो पापा का दर्पण कहाँ है? तो दर्पण क्या होगा? ससुराल। क्लियर है ना? अब यहां से पापा चला नहीं, पापा क्या हुआ, चले अपने घर से, अपने कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। कहाँ जा रहे हैं? ससुराल कौन है? दर्पण। अच्छा, अब एक कहानी क्या था इस नियम में कि पापा के ससुराल और पापा का घर के बीच में फुआ का घर है। ये था कहानी ना। पापा के ससुराल और पापा के घर, यानी तुम्हारा घर और पापा का ससुराल, फिर तुम्हारा नानी घर, बीच में है फुआ का घर, दादी की बेटी का घर ने, वही ना हुआ है। हाँ, तो पापा सोचे पहला राउंड में, है ना, मूड उनका अच्छा था, सोचे ना कि पहले चलते हैं दर्पण का ही दर्पण देख लिया जाए। तो सोचे क्या, चले पहले ससुराल ही चलते हैं। तो क्या हुआ, घर से निकले, घर से और डायरेक्ट कहां पहुंचे? ससुराल। ससुराल कौन है? दर्पण। पहला नियम किस दर्पण में? चलिए उत्तर दर्पण की बात करते हैं। पापा घर से चले, कहां पहुंचे? दर्पण। कहां? ससुर। अब लौटे के बीच ना, लौटेंगे ना, लौटेंगे ना कि घर वहीं रह जाएगा? अने गाय उगारना फिर है, यहाँ दूध दूध लगाना है क्या? घर में कोई है नहीं, समझ गया? तो क्या हुआ, वहां से उनको लौटना है। चलो, अब ये क्या हुआ कि यहां से जब लौटे तो लौटते समय में एफ से फुआ, समझते हो ना? फुआ, फुआ हमने पापा की बहन और दादी की बेटी का घर है। सोचे कि जब अबे किए ससुराल तो जरा बहन से मिलते चलते हैं, नहीं आओ चले बहन से मिलके, नहीं बस में। तो बहन से क्या हो रहा है, वो मिलते हुए जाती है। तो पहला नियम क्या था, आया ससुराल और यहां से लौटते समय जो है वो फुआ के घर से होकर गुजरता है। इसमें भी गया ससुराल और ये सीधे लौट गया, लेकिन इसका फुआ था गंगा पार। क्या था? गंगा पार। जो आरा छपरा पास नहीं, पार। जो ये वीडियो को कौन देख, कहा कौन देख रहा होगा? गंगा पार हमारे बिहार के कहा, आरा छपरा वाला, नहीं वो देख रहे होंगे। तो पापा का जो दूसरी फुआ जो थी, मतलब दूसरी बहन, वो क्या था, गंगा के पार। अब यहां से उनको जाना था नाव पकड़ के इधर, इधर है फुआ। तो हो रहा था रात और नाव क्या हो गया, का टाइम खत्म हो गया। तो कल्पना कर लिए, चले गए अपनी बहन के यहाँ। क्या कर लिया? कल्पना कर लिए, मतलब देर हो रहा है, कल्पना कर लिए, चले गए। अयते से फिर घर आ गए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अब इसके सीधे जो लाइन खींचो तो क्या होगा, ये जो जहां जाता है वो फुआ के घर है, फुआ का घर है। नियम क्या बनता है कि पापा जब भी ससुराल जाएंगे फुआ के घर से ही होकर आएंगे, ने यही बताया था ना, ये ना। तब इसको रटना क्या है, नियम रटे की चीज है, काय को रटना, किस लिए रटना, रटना है। अरे पापा जब भी ससुराल जाएंगे फुआ से मिलकर ही आएंगे। एक फुआ गंगा के पहले है और एक फुआ गंगा के पार है। मैं काजल बस में, इसे इसमें याद करने की आवश्यकता है। पहला नियम क्या है,
पापा जब भी ससुराल जाएंगे, ससुराल का मतलब दर्पण, यानी कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु से टकराकर, वस्तु से होकर आएगी, मुख अक्ष के समांतर जब जाएगी, कहां? पहली बार दर्पण पे, पहली बार ससुराल, वस्तु से टकराया किरणें, अब पहली बार कहां गया? ससुराल, यानी दर्पण से। और दर्पण से जब जैसे टकराएगा, टकराने के बाद जब भी वो लौटेगा, जब भी लौटेगा, एप से ही होकर गुजरेगा। इसमें वास्तव में गुजरेगा, इसमें गुजरता हुआ, दोनों नियम साथ में है ना। दर्पण में ऐसे लागू होता है, सॉरी, अवतल दर्पण में ऐसे लागू होता है, अवतल में ऐसे लागू होता है। कोई दिक्कत? पहला ने अच्छा, एक तो ये तरीका बता दिए थे। अगर ये हो कहानी नहीं याद है तो दूसरा भी नियम बताए थे। 3 दो हथियार दिए थे। सीधा गया, टेढ़ा आया, सीधा गया, टेढ़ा लौटा। बस में सीधा गया, ये फर्स्ट लॉ है प्रतिबिंब बनाने का नियम। और ये फर्स्ट लॉ में किरणें सबसे पहली बार जहां से चलेगी, कहां जाएगी? दर्पण पर ही जाएगी, और दर्पण के बाद हमेशा एप से ही होकर गुजरेगी। और नहीं आता बोलो तो ऐसे बोलो, ऐसे याद रखो, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण जब भी लौटेगी, एप से ही होकर गुजरेगी, लौटेगी। इसमें वास्तव में लौटेगी और इसमें कल्पना में लौटेगी। इतना तरीका बता दिए, तब वो तुम लोग क्या करता है? भुला जाता है। बात तो क्या है? गलत है। पहला नियम समाप्त। चलिए, ज्यादा नहीं बताएंगे। ये दूसरा नियम है, तीसरा आ गया, चलो आगे होगा दूसरा। देखो दूसरा है, दूसरा है, दोनों दर्पण का है, हम दोनों यहाँ पर है ना। ये देखो क्या, अवतल है और ये उत्तल, दोनों में कैसे लागू होता है देखिए। फिर कॉपी फेंक देंगे, कॉपी फेंको फेंको। कॉपी का देख रहे हो? अजब है, समझा रहे हैं, पूरा दिमाग यहां समझिए। एक बार समझ में आ गया, कॉपी देखना ही नहीं पड़ेगा, रटने की चीज है ये नहीं है। चलिए देखिए, अब क्या था? अब क्या था? दूसरा नियम, ये क्या है? सेकेंड नियम क्या? प्रतिबिंब बनाने का। अबर जाएंगे फिर से पापा ससुराल, है ना। काबरी पापा का मूड क्या है? खराब है। कहा ने काहे फोन पे मम्मी लड़ ली है, क्या है? फोन पे मम्मी क्या कर ली है? लड़ाई कर ली है। अब बीच में पड़ता है ससुराल का साली का घर, ने। और साली का नाम क्या है? शीशे, शीशे, शीशे साली ने, शीशे काजल, काजल है ना, काजल रागवानी ने, मतलब उसकी हीरोइन, मतलब उसकी साली जो पापा की क्या है? काजल रागवानी है। याद रहेगा ना? है? ये सब तो याद रहेगा। काजल राग, ऐसे लिखा है रागवानी रे। चले, काजल रागवानी। पापा का मूड क्या है अभी? मम्मी से क्या हुई है? यहाँ पर उसकी श्रीमती जी है, वो क्या हुई? लड़ाई हो गया फोन पे। कहा तुम्हारे पास अभी नहीं आएंगे, जरा मूड जरा ठीक हो जाए, तो कहीं नहीं फिर लड़ाई हो जाए जबरदस्त, तो ठीक गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या हुआ? बीच में तो फुआ का घर है, ये है देखो। अब यहां से पापा चले, है ना। पहले कहा? काजल, यहां से पहले मिले। अब उसके बाद फिर पहुंचे कहां? ससुराल। तब मिले इनसे दर्पण पे, ये ना है, यही घर में है। मिल गए अपना श्रीमती से। अब फिर से लौटना है घरे, तो कहा ना कि अब फुआ के पास नहीं जाएंगे। कहते जाए फुआ फुआ, कहा कि अभी मियाज मेरा क्या है? खराब है, अभी मूड क्या हुआ है? ठीक नहीं हुआ। फिर चलते साली घर, तो चलते हैं। तो फिर से क्या हुए, वो चले यहां से, फिर से साली के घर से होते हुए अपने घर पहुंच गए। कहने का मतलब इसमें ऐसा, इसमें भी वैसे ही। देखा हुआ, पहले किरणें चली, पापा आई कहा? ससुराल, है ना।
अस स अगला अगली साली कौन है? गंगा? ये गंगा पार वाला बड़ा खराब है ना। गंगा गंगा पार। फिर से कहा, अपनी घरवाली से क्या हुई? पापा मिल ली। और मियाज खराब था, तो इतने से क्या कर लिया? कल्पना कर लिया, जा रहे हैं, जाए मैंने बनेगा नहीं, मतलब यहाँ पर जाने के बाद दिमाग यहाँ चला गया, यानी कल्पना में नहीं। कैसे जाता है तुम लोग? गाँव जाएगा या फिर कहीं जाओगे अपने रिलेशन में, तो क्या होता है? अपना घर में गए हम जिसके यहाँ गए, अब बगलवा में कुछ और रहता है, तो मन क्या असकता है? होता पर किसी और का कोई फुफेरी बहन या कोई है, चले जाते हैं। फिर एक मन करेगा नहीं, जाते हैं, फिर कहेगा नहीं जाते हैं, फिर जाते हैं, देर हो रहा है, छोड़ो ना कल जाएँगे या अगला बार आएँगे तो जाएँगे। तो ये मतलब इस तरह से क्या हुआ, कल्पना में हमने चल गए। तो वही कल्पना में यहाँ क्या हुआ? चले आए साली के पास, है ना? तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, ऐसे जब खींचते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, सी से ही होकर गुजरता, एफ से होकर नहीं गुजरेगा। बात समझ में आया? है ना? नियम क्या बनता है? अगर कोई प्रकाश किरण सी से अगर चला, वस्तु से निकला और डायरेक्ट सी से होते हुए दर्पण पर गया, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद हमेशा सी से जाएगी। पुनः दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होगा? वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है। हाँ, अब ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक किरणें ऐसे आई, है ना? सी से होने जाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उस यहाँ दर्पण पर गया और यहाँ से क्या हुआ, वापस ऐसे लौट गया। ये दूसरा नियम। अब इसमें एक और ट्रिक बताए थे, सीधा गया सीधा। पहला ट्रिक क्या था? सीधा क्या? सीधा गया सीधा आया। नहीं, दूसरे कारण का खुट्टा। रात को ठोकी थी, दिन को बड़ा हो गई। नहीं, क्या? चलो, अब तीसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या है? यही तीसरा नियम है। ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ, प्रकाश के प्रतिबिंब बनाने का क्या है? तीसरा नियम है। अब इस तीसरा नियम में क्या है कि पापा अबर जो है, जरूरी था, वो काम था, कुछ सामान देना था। पापा की जो माँ थी, जो दादी थी ना, वो बोली ना कि जरा अब मेरी बेटी को ना एक बोरा जरूर कुछ चना उना है, दे देना, उसके बाद जाना ससुराल, है ना? अब कितने ससुराल लेते जाएगा ढोते? तो क्या हुआ, बीच में था ना, बीच में था, हुआ घर कहाँ है? बीच में। तो इतने नहीं उतार देगा, बीच में था। तो पापा चले, निकले, बीच में क्या हुआ, हुआ घर आ गया, पहले हुए घर गए, और उसके बाद ससुराल गए, और उसके बाद सीधे लौट आए। देखो, समान उमान दे ले, कहानी की तरह है। एफ मने फुआ, एफ मने फोकस, नहीं, एफ मने फुआ, एफ मने फोकस, सी मने वक्रता केंद्र, सी मने काजल रगवानी। अब क्या चाहते हो? आए, अब रसगुल्ला थोड़ी खिला दे। आए, आए? इसका ट्रिक क्या दूसरा है? पहला में था सीधा गया, सीधा गया सीधा आया। अब है टेढ़ा गया सीधा आया। नहीं, इसमें देखो तो, सीधा गया, सॉरी, टेढ़ा गया सीधा आया, टेढ़ा गया, नहीं, इसमें भी देखो, सीधा गया सीधा गया, इसमें भी फुआ गंगा पार। ये गंगा पार, नहीं, अब गंगा पार है। मालूम था ना पापा को कि गंगा पार है मेरी बहन, है ना? लेकिन क्या है, जब गया यहाँ पहुंचा, बाढ़ ज्यादा था। बाढ़ क्या था, गंगा जी में बाढ़ बहुत ज्यादा था, इतना जैसे उफान में था गंगा जी। अरे ना, वो सब क्या था, सरकार स्टॉप, जाना नहीं है। तो मोटरसाइकिल लगा के पहले देख लिए, पार हो बनेगा हो, है? है? कि कहीं न नाव पे धरे और नाव उलट जाए, तो कहा ये डाय ले जाएंगे, कहीं ने गड़बड़ हो गया तो क्या करे, दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हुआ, पापा गए ससुराल, गंगा जी के पार थे,
हुआ। तो ससुराले से लौटैले सब सामान चल आए। क्या हुए? यहाँ तो ऐसे गए ना, ऐसे एने से आया और ऐसे गए, है ना? फिर आया फिर आया और सीधा निकल गया। जाना था कहाँ? देखो, लेकिन नहीं जा पाया तो क्या हुआ, ऐसे सीधे निकल गया। तो 3 नियम हो गया। पहला था, देखो, और तीसरा क्या हो गया? यही है ना, तीनों नियम। अब इस 3 नियम में प्रतिबिंब बनाने में जो है वो क्या होगा, कोई 2 नियम ही लागू होगा। क्या होगा? कोई 2 नियम ही लागू होगा, कोई 2, ना ना। देखो इसमें 2 नियम लागू होगा कि नहीं? किसी में 3-3 को किरण बनाया हुआ किरण में। हाँ, देखो इसमें 3 को बना दिया, लेकिन कोई जरूरी है दुगो से भी क्या होगा? नहीं, दुइये को तो है ग्राम। नहीं, 3 को भी बना लगाओ, वो तो गलती नहीं, नियम तो वही फॉलो करेगा। लेकिन ऐसे क्या होता है, 2 ही हम लगाते हैं। है किसी में देख रहे हो? देखिए तो जरा देखते हैं नियम जो पढ़े हैं। सीधा गया, टेढ़ा गया, खत्म। सीधा गया, टेढ़ा आया। और क्या हुआ? सीधा गया, सीधा आ गया। सीधा गया, सीधा गया, काल्पना गंगा पार। याद है ना? चलिए, देखो, टेढ़ा गया, सीधा गया, कितना आसान है। सब पर भी तुम लोग बोला जाएंगे। सीधा गया, सीधा गया, बस सीधा चढ़ा, सीधा चढ़ा, खत्म। सीधा गया, टेढ़ा गया, अभियो नहीं गया दिमाग में। आए, भोला जी हैं, रेमझिम देवी, ना बुलाइए जी हैं। चलिए, अब है अवतल उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। जो हम नियम पढ़े हैं उस नियम का अब इस्तेमाल करके प्रतिबिंब बनाना है। देखिए पहला नियम, इसका प्रश्न क्या होगा? जब वस्तु कहाँ हो, बताओ इस नियम में। अच्छा, यहां शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से नहीं, यहां से शुरू करते हैं। यहां से ना, यहां से नहीं जाएंगे तो देखो ये आएगा। हाँ, देखो यहां से, देखिए, किससे पूछा जाए? सुधीर कुमार, खाओ जाओ। इसमें बताइए वस्तु कहाँ स्थित है? एफ और एफ और सी के बीच। ये तो काजल रखवानी के पास पहुंच जाता है। एफ और पी के बीच ना, ये वस्तु ही ना है, एफ और पी के बीच बस। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सचित्र लिखे, ऐसा सवाल ये आता है। पास में आया? ऐसा क्या होता है कि सवाल जो है वो आता है। किधर गया? सेप, सेप, हाँ। विक्रम तो होना चाहिए। ओ हाँ, देखो था।
देखिए, नहीं, अब क्या होगा, एक किरणें जो यहाँ पर जो गई है ना, देखो ये थोड़ा-सा गड़बड़ गई है। हम इसको सही कर देते हैं। नहीं, फिगर जो बना वैसे नहीं बनता। आप क्या करेंगे? आप डॉट वाला लेके आगे बढ़ा देंगे ना? देखो, नहीं, यही ना है? हैं? इसका इसका जो है प्रश्न क्या होगा? जब वस्तु ध्रुव और एप के बीच हो। जब वस्तु ध्रुव और एप के बने प्रतिबिंब का चित्र आरेख खींचिए। अब पहला नियम लगाइए। पहला नियम देखो क्या है? सीधा गया, अब गया, सीधा गया, सीधा ही आ गया। सीधा हो गया था ऐसे, और फिर ऐसे क्या हो गया? लौट गया। किरणें कहीं कटी? इसको आगे ले जाएंगे, कहीं कटेगा नहीं। लेकिन दर्पण पर से हम आगे जब बढ़ाते हैं इधर पीछे की तरफ, तो ये डॉट डॉट क्या आगे जाके क्या होता है? एक कट जाता है। और जहां पर कटेगा वहां पर इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। अब बताओ, ये वास्तव में कट रहा है? वास्तव में नहीं कटता, लेकिन ये तो कहीं कटेगा ही। काल्पनिक में यही है काजल का खुट्टा। काजल ने खुट्टा इतनी को गड़ी थी, सुबह में गई तो क्या हो गया? खुट्टा, खुट्टा बड़ा हो गया। का ये क्या हो गया भाई? तो इस अब बताइए प्रतिबिंब कैसा बना? क्या क्या लिखोगे इसमें? क्या क्या लिखोगे? पहला लिखोगे प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे। आभासी। तीसरा नंबर पे क्या लिखोगे? और चौथा में क्या लिखोगे? बड़ा। क्लियर? ये चार बातें लिखनी है, ऐसा फिर बनाना है, 2 नंबर क्या होगा? मिल जाना है। चलिए आगे। नहीं, पारा वो नहीं रहेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ, अब चलिए, अब वस्तु तो ऐसे बनाना क्या है? क्वेश्चन लिखल रहेगा, देखो ना, इसका क्वेश्चन लिखते हैं, लिखे हैं, देखो इसे। देखो ऐसे लिखल रहेगा। जब वस्तु एफ पर हो तो बने प्रतिबिंब का चित्र आरेख खींचे। ऐसा खींचल रहेगा, मतलब इतना बनाया हुआ लिखा हुआ रहेगा, आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। अब क्या है? वस्तु कहाँ है? एफ पर है। एफ माने मुख्य फोकस हुआ। वस्तु पहला नियम लगाएंगे, सीधा गया, खत्म। अब क्या है? सीधा गया, किरणें कहीं कटी? किरणें नहीं कटी। अब जब किरणें नहीं कटी तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पे, है ना? इसमें क्या बना? तो पहला बात क्या लिखाएगा? प्रतिबिंब अनंत पे। और कैसा बनेगा? वास्तविक। उल्टा, अब वस्तु से बड़ा नहीं, ये होगा ना, वस्तु से बड़ा। बड़ा क्यों बोले? क्योंकि अनंत पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है? बहुत बड़ा बनता है। और नीचे आ रहा है, इसलिए हम क्या बोले? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझना पड़ेगा। नहीं, तो ऐसे है। अब इसका उल्टा है, जरा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जब एफ पर तो अनंत, और अनंत पर तो एफ पर। याद रखिए, भूलाइएगा नहीं। जब वस्तु क्या हो? एफ पर, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? और जब अनंत पे वस्तु, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? एफ पर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब वस्तु कहां आ गया?
पहले था यहाँ, अब चल के आया था यहाँ, अब कहाँ गया है? इसके और इसके बीच में है। सी और एफ के बीच में ये वस्तु है। कौन है अभी? कौन है? निशु? के है? लौकुस? क्या है? ये लौकुस है। बढ़ो, हमारा नहीं लग रहा घर में। हम्म? अच्छा ठीक है, खत्म होने दो ना। अब ये क्या है? जब सी और एफ के बीच हो तो पहला नियम, सीधा गया, तिढ़ा गया, दो ये नियम ने लगा। कहाँ कटा? सी और अनंत के अनंत 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 अनंत। तब क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब जो बनेगा सी और अनंत के बीच, कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा है ज्यादातर। तब तो अच्छा, टेस्ट में पता चलेगा। इतने था। हाँ यार, जब वस्तु सी पर हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सीधा गया, तिरा गया, खत्म। कहाँ कटा? यहाँ सी पर। जितना बड़ा ऊपर उतना बड़ा कहा जलने खुट्टा गड़ी। अगला दिन वही रे, आज क्या होगा ना, चूरा नहीं मिला ना। चलो, ये हो गया खत्म। चलो, अब क्या हुआ? वस्तु कहाँ हो गया? सी पर। अब सी से तो पता ना, जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ है? नहीं नहीं, ये वस्तु क्या है? सी और एफ के बीच है। सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब क्या बना? उल्टा बनेगा। और सी और उल्टा लगेगा। ध्यान रखना, ए अनंत और सी के बीच वस्तु तो प्रतिबिंब सी और जब वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब, और जब वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ। समझ रहे थे? ऐसा है, एगो थ्योरी था। चलिए, खत्म। चलिए, नियम को अब हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं आगे प्रकाश ए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, अभी हमने देखा प्रकाश के प्रतिबिंब के नियम, कि नियम क्या होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब हम समझते हैं प्रतिबिंब का नियम का इस्तेमाल कैसे होता है। अभी हमने देखा एक किरण जो है वो सीधा जाता है तो टेढ़ा आता है, अगर वो टेढ़ा जाता है तो सीधा आता है, अगर कोई किरण सी से गया तो सी से ही क्या होता है, वापस लौट जाता है। यही तीन जो है वो नियम जो है वो प्रकाश के प्रवर्तन में जो घटना घटती है और उसे प्रतिबिंब बनाने का होता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब क्या है कि वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद और अपवर्तन के बाद जो है जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु जैसा आकृति का निर्माण होता है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। डिफिनेशन बड़ा ही सरल है। मुख अक्ष कोई वस्तु से, जहां वस्तु वहां से आ रही मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। चलिए फिगर से इसको देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये दर्पण है, क्या है? एम और एम डैश या M2 जो है वो क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। क्या कहता? वस्तु ये है, वस्तु है। वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्प मुख अक्ष के समांतर, दो मुख अक्ष क्या नीचे है, और उसके समांतर आ रही प्रकाश की किरण। देखिए, चला एक प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन, दर्पण से देखिए प्रवर्तित हो रहा है, प्रवर्तित किरण के बाद तो एक किरण तो ऐसे गया, तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण सी से जाए तो सी से ही क्या होगा, वो लौट जाएगा। देखो लौट गया। अब ये दोनों किरणें कहाँ कटी? तो आई डैश बिंदु पे।
तो नियम वही कहता है, मुख अच के समांतर आती प्रकाश के दर्पण से प्रवर्तन के बाद, यदि दर्पण से प्रवर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद कटे या कटता हुआ प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर जहां पर कटेगा उस बिंदु पर उस वस्तु जैसे आकृति का निर्माण होता है, उस वस्तु जैसे आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। आप जरा इस फिगर में देख सकते हैं कि यहां से चला प्रकाश किरण, ऐसे आया और क्या हुआ, यहां पर कट गया। जहां पर कटा तो इस वस्तु का वहां पर प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर है वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में, देखिए यहां कट रहा है, यहाँ पर किरणें जो है वास्तव में कट रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा, कुछ होता नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होता। कल वास्तव में किरण कटेगा नहीं, नियम वही रहेगा, सीधा गया यहाँ आया, सीधा गया सीधा आ गया। एक्चुअली ये किरण यहां से नहीं जाएगा, यहां से जाएगा, सीधा गया ऐसे गया और ऐसे क्या होगा, ये लौट गया। ये किरणें कहीं कटेगी नहीं। अब इसका जो है वो प्रतिबिंब जो है, ये किरणों को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। किसका? इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना है, यहाँ पे। अब जरा देख, किरणें तो उधर तो गई नहीं, दर्पण के उस तरफ तो किरण गया नहीं, लेकिन काल्पनिक रूप से हम खींचते हैं यहाँ से, इस बिंदु से ऐसे ऐसे, तो पाते हैं किरण यहाँ पर जाके क्या होता है, कट जाता है। तो जहां पर कटेगा वहीं पर उस वस्तु का आकृति का निर्माण होगा। तो अब बताइए, यहाँ पर कट रहा है तो इस वस्तु का आकृति यहाँ पर बना। अब बताओ कि वास्तव में कटा है? नहीं, कल्पना में कटा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो अब आगे आगे देखते हैं। अब है प्रतिबिंब समझ लिए और प्रतिबिंब के नियम समझ लिए। अब हम समझते हैं दर्पण। ये दर्पण क्या होता है, ये दर्पण किस दुनिया का नाम है, क्या है? दर्पण पढ़ेंगे, अवतल उत्तल समतल क्या होता है, लेकिन सबसे पहले समझिए ये दर्पण क्या होता है। कहता है सबसे पहले है, दर्पण जो होता है वह चिकनी और चमकीली सतह, क्या होता, वह चिकनी और चमकीली सतह, जिसका एक भाग जो है वो क्या हो, रंगा हो। क्या हो? जिसका एक भाग क्या हो, रंगा हो। एक कांच का एक ऐसा टुकड़ा, एक ऐसा भाग जो क्या हो, चिकना हो या चमकीला हो, उससे सतह क्या हो, और उसका एक भाग जो है वो रंगा हो। और ये रंगा हो और साथ में ये क्या करता हो, प्रकाश को परावर्तित क्या करता हो, परावर्तित करता हो। उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के नाम से हम जानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण क्या है बाबू? दर्पण क्या है, समझ में आ रहा है ना? दर्पण जो है वो क्या है, कांच का एक चिकना और चमकीला सतह, चिकना और चमकीला सतह, जिसका एक सतह जो है, चाहे अंदर वाला चाहे बाहर वाला, वो रंगा हुआ हो। और रंगा हुआ हो जिस कारण से वो प्रकाश को प्रवर्तित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आइए, दर्पण जो होता है वो तीन प्रकार के, समतल, गोलीय और परवलयिक। अब विचार कीजिए, समतल दर्पण यानी कि चिकना और चमकीला सतह है, लेकिन कैसा होगा, वह सतह वो जो होगा वो समतल होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, समतल दर्पण। एकदम सिंपल है। कहता है दर्पण का परिभाषा ही है, चिकनी और चमकीली सतह हो और एक भाग जो है वो रंगा हो, कोई एक भाग ध्यान दीजिएगा, और प्रकाश का प्रवर्तन करता हो या प्रकाश को प्रवर्तित करता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण की बात कहा जाए तो इसका सतह क्या है, समतल है, और उसका एक भाग रंगा हुआ है, और इस पे लाइट देखिए ऐसे आता है और ऐसे आता और ऐसे क्या होता है, लौट जाता है। इसलिए इसे हम प्रकाश का ये क्या करता है, प्रकाश का प्रवर्तन करता है, इसलिए इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब आता है गोलीय दर्पण। उससे पहले हम समझ लेते हैं परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण में जो सतह जो होता है उस प्रकार से परवलयिक होता है, क्या होता है, और उसका एक भाग जो रंगा रहता है, इसलिए इसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। इस तरह से होता है। अब आता है मेन गोलीय दर्पण। कहता है कहाँ एक गोलीय दर्पण क्या होता है, अब ये होता है दर्पण, तो समझ गए, जो यहाँ कंडीशन है वही यहाँ लागू होगा, लेकिन इसमें जो सतह होगा वो किसी कांच का खोखला गोला होता है। क्या होता है,
किसी कांच का खोखला गोला, खोखला गोला होगा। किसी कांच का खोखला गोला हो और उसका एक भाग जो है वो रंगा हो। बात समझ में आया ना? तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? किसी कांच का एक भाग क्या हो, रंगा हो, खोखला गोला हो, लेकिन कोई एक भाग रंगा हो और उसका एक सतह जो होगा उस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी कांच का खोखले गोले का वह भाग जो प्रकाश को क्या करता हो, प्रवर्तित करता हो, जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले इस चीज को समझते, गोलीय दर्पण। देखिए मान लिया कि ये क्या है, देखिए ये गोल है, कांच का खोखला खोखला गोल है, और इसको हम क्या करते हैं, बाहर से इस प्रकार से हम रंग देते हैं। क्या करते हैं, रंग देते हैं। और रंगने के बाद इसको हम दो भाग में कट कर देते हैं। क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो क्या ऐसा होगा, हमें ऐसा प्राप्त होगा, एक भाग ऐसा होगा और एक भाग कैसा होगा, ऐसा होगा। अब विचार करो कि ये लाइट जब इधर से तो जाएगा नहीं, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लाइट जब इधर से जाएगा तो क्या करेगा, इसको ये लौटा देगा। तो इसका परावर्तन सतह क्या अंदर की ओर है, यानी कि वह भाग जिस तरफ कलर नहीं किया गया है कांच को, वह सतह जो है वो होता है प्रवर्तक सतह, और उस पर जब लाइट जाता है उसे प्रवर्तित कर देगा। तो अब यहां से क्या डिफिनेशन बन गया कि वैसा सतह जिसका प्रवर्तक सतह जो है वो धसा हो, कैसा हो, धसा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर इसी को यहाँ पर उलट के बना दिया जाए ऐसे, तो क्या हो जाए, इसको या उस, है ना, तो क्या कहलाता है, यह जो है वो कहलाता है अवतल दर्पण। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह जो है वो धसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उसी प्रकार से जब अंदर वाला भाग को हम क्या करेंगे, अंदर वाला भाग को रंग देंगे, तो ये सतह जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, अंदर वाला। तो ये जो कहलाता है उत्तल दर्पण, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए समतल दर्पण, अब यहाँ पे समतल दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में समझिए। वही चीज है जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन अब इसमें समझना है इसके गुण और इसकी विशेषता के बारे में। सबसे पहला जो गुण है वो कहता है समतल दर्पण के बारे में है, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, आभासी। दूसरा जो इसका विशेषता है, वस्तु के वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा जो गुण है इसका, अगर इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो अपने लंबाई, अपने लंबाई का आधा, क्या होता है, आधा, अपने लंबाई का आधा। और चौथा नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, इसके वस्तु जो है, वस्तु दर्पण के जितना नजदीक होगा, नजदीक होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में उतना ही नजदीक बनेगा। यानी कि समतल दर्पण है, आप उसके समीप पे जाइएगा तो जितना आप समीप जाइएगा लगेगा उधर से उतना ही समीप क्या हो रहा है, वो प्रतिबिंब और समीप में आ जाएगा दर्पण में। जितना दूर जाइएगा लगेगा उसके प्रतिबिंब जो बना है दर्पण में और दूसरा गया है। आप अगर आप चाहते हैं कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखें तो आपका लंबाई 6 फीट है तो 3 फीट का आईना रखना पड़ेगा। कहता है उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और इसे प्रतिबिंब बनता है जो आभासी बनता है। तो इसकी विशेषता हो गया क्लियर। चलिए गोलीय दर्पण तो समझा दिए क्या होता है, गोलीय दर्पण समझा दिया गया है। अब उसी तरह से परवलयिक दर्पण भी समझा दिया गया है। अब यहां से गोलीय दर्पण से संबंधित क्या है, कुछ चीजें हैं उसके बारे में यहां देखना है। देखिए ये गोलीय दर्पण है,
यहां से हम बनाते हैं गोलीय दर्पण इस पे। देखिए ये क्या है, ये टॉपिक है गोलीय दर्पण में संबंधित कुछ जो भौतिक पद, कुछ परिभाषा जो आता है उसके बारे में समझना है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर है इसी चीज को हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए ये इसी चीज को हम वहां पर बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये कांच का एक खोखला गोला हो गया, अगर हमने इसको बाहर रंग दिए, बाहर पूरा को बाहर रंग दिया पूरा को, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। अगर हमने क्या कर दिया, अंदर रंग दिया, तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। आप बताइए एक कांच का खोखला गोला है, तो गोला है तो इसका सेंटर जरूर होगा, तो इस सी हो जो बीच वाला भाग होगा सी, और इसका भी सी होगा ये वाला। तो कांच के किसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो पहला बात क्या हो गया, पहला बात हो गया वक्रता केंद्र, और उसको जो सूचित किया जाता है उस सी से, किसे, सी से, सी से। कांच जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के जो केंद्र होता है, बीच का भाग होता है, बीच वाला, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। बात समझ गया तुम लोग को, ठीक। चलो अब यहां पर है इससे एक काल्पनिक, जो कि जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र है उसे एक काल्पनिक रेखा गुजारते हैं, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा वक्रता केंद्र से एक काल्पनिक रेखा गुजारते हैं, उस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या है, सी से गुजरने वाली, सी से गुजरने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गया, क्लियर। आप जरा देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया, तो ये रेखा क्या हो गया, ये रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाता है। अब इस मुख्य अक्ष पर क्या होगा, कुछ बिंदु होंगे अलग अलग हिसाब से। देखिए क्या होता है बिंदु, अलग अलग परिभाषित। अब ये वक्रता केंद्र से यहां से जो रेखा गया, दर्पण के जिस बिंदु को कट किया उस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। यहां से जब इधर आया उधर गया, तो ये वाला जहां भी ये कट किया वो क्या कहलाता है, ध्रुव। तो ध्रुव को हम क्या करते हैं, ध्रुव को हम पी से, किसे, पी से सूचित करते हैं, किसे, ध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिससे मुख्य अक्ष होकर क्या होता है, गुजरता है, जिससे मुख्य अक्ष होकर क्या होता है, गुजरता है। तो सी हो गया और पी हो गया। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये अवतल दर्पण है तो सी और पी के बीच में जो बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ। एफ का मतलब फुआ, क्या होता है, एफ बोलते हैं। सी और पी के बीच जो बिंदु है उसे हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ। क्यों बोलते हैं, देख कैसे होता है, होता क्या है, अभी पढ़े थे प्रतिबिंब बनाने का नियम, कि सीधा जाएगा टेढ़ा आएगा। तो बउआ जो सीधा जाएगा वो टेढ़ा जब आएगा, तो जब भी आएगा वो हमेशा एफ से ही होकर गुजरेगा, है ना। अब क्या होगा, जो भी जाएगा वो हमेशा एफ से ही होकर क्या होगा, गुजरेगा। देखिए ये तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, इसके काल्पनिक रेखा जब हम खींचेंगे तो हमेशा एफ से होकर क्या होता है, गुजरता है। सीधा गया टेढ़ा आया, सीधा गया टेढ़ा आया, और कल्पना में हमने कह दिए कि जब ये ऐसा अगर सीधा ऐसे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये एफ से होकर गुजरेगा। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि पी और सी के बीच में ही हमेशा होता है एफ, क्लियर। अब एक बात और यहां पर ध्यान दो कि सी और पी के जो बीच का दूरी होता है उसको हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं, आर। आर का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, और उसे हम आर से सूचित करते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है
उस गोले के केंद्र और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और उस त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब ये कैपिटल आर जो होता है पी और सी के बीच की दूरी होता है और उसके बीच में एफ होता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब इस दोनों डंडे को क्या किया, आधा आधा बराबर भाग में बांट दिया। अगर यहां से यहां तक आर है और इसको बीच में एफ दो भाग में बांट दिया तो ये दोनों क्या हो गए, यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या ई वाला और ई वाला दो क्या होगा, बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि पी और एफ का बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो जरा विचार कीजिए कि यहां पर एफ हो गया और तो ई भी क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि जितना बड़ा ई है उतना बड़ा ई हो गया। तो इसलिए यहां से एक फार्मूला निकलता है, आर बराबर जो होता है वो 2f होगा, यानी आर बराबर जो होगा वो एफ प्लस एफ होगा। जरा देखिए कैसे, देखो ये जो हो गया पी और ये हो गया एफ, यहां से यहां तक को हम बोलते हैं एफ, और हम कहते हैं कि जब पी और एफ बराबर जो होता है सी एफ होता है। तो अगर ई एफ है तो ई भी क्या होगा, एफ होगा, बराबर है। तो अगर हम बात करें पी और सी के कुल डिस्टेंस की तो क्या होगा, ये आर हो गया। तो ये आर के अंदर क्या है, आर के अंदर जो है एफ प्लस क्या है, एफ है, यानी आर बराबर जो हो गया 2f। क्या हो गया, ये 2f होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। उसमें वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का वो दो गुना होता है। एक बात ये आ गया। इसको जब हम फार्मूला को उलट पुलट के जब कट कुट करेंगे तो क्या होगा, 2f बराबर जो हो जाता है r। तो f बराबर जो होता है वो क्या होता है, r/2। यानी कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी। क्या होती है, आधी। में तो इससे संबंधित जो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द था उसके बारे में हम बता दिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया समझते हैं चिन्ह परिपाटी का, उसके बाद बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेंशन जो होता है, साइन कन्वेंशन जो होता है उसके बारे में। ये चिन्ह परिपाटी क्या है ना। देखो होता क्या है कि इसके कुछ बिंदु आप समझिएगा। चिन्ह परिपाटी में आपको मूल को मानना पड़ेगा। जो मूल इसमें होता है, मूल चीजें जो होती है वो होता है ध्रुव होता। क्या होता, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। क्यों कहते हैं, सबसे पहला बात कि सारी सारी दूरियां जो होती है वो किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाती है। सारी दूरियां किससे मापी जाती है, सारी दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। सारी दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती है, सारा का सारा। चाहे दर्पण के इस तरफ हम, चाहे दर्पण के उस तरफ। तो अब यहां से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इसको हम थोड़ा सा सांप से यहाँ पर एक बताएंगे कि क्या क्या होता है। बड़ा ही सिंपल और सरल है। साइन कन्वेक्शन में बहुतों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के बाद प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखो देखिए, अब ये दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। और दोनों में हमें चिन्ह को जानना है। कहता है आप पहला दूरी क्या होगा, पहला जो कंडीशन बताए हैं कि सारी दूरियां जो है वो पी से क्या होता है, पी से मापी जाएगी। क्या होगी, पी से मापी जाएगी, पहला बात। दूसरा बात है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी, बात समझ में आ रहा है ना है? देखो बाबू,
क्या है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई सारी दूरियां जो है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो ये दर्पण है, तो दर्पण का ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, रंगा हुआ है। क्या है, रंगा हुआ है ये भाग। तो लाइट तो ऑब्वियसली जो है इस प्रकार से जाएगा, और लाइट की दिशा क्या है, उस तरफ है। अब सारी दुनिया कहां से मापाएगी, सारी दुनिया जो मापा जाएगा वो यहां से पी से, इस पी से। यहां से चाहे इधर मापो चाहे उधर मापो, नापना कहां से है आपको, या मापना यहीं से है। दूसरा बात कहता है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी जो होती है, इस दिशा में जो दूरी मापेंगे वो होगा पॉजिटिव। बस में, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी मापेंगे उसका उल्टा जो नापेंगे, तो अगर ऐसे हम नापते हैं, ऐसे इस तरफ से मापेंगे, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव। क्या होगा, ये जो होगा वो नेगेटिव। क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा बात क्या हो गया कि सारी दूरियां कहां मापी जाती है। पहला बात हो गया सारी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, और दूसरा बात हो गया आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव, और उसी दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होता है। तो अब क्या होता है, अवतल दर्पण में देखें, हम जानते हैं कि सीधा गया तो ये क्या होगा, ये टेढ़ा आएगा। यही है ना नियम प्रतिबिंब बनाने का। अब इसमें क्या है कि सीधा गया और टेढ़ा आया, लेकिन ये डॉट डॉट जाता है इस तरफ। यही होता है ना, यानी इसमें जो होगा वो एफ जो होगा वो इस तरफ होगा, और इसमें जो एफ होगा वो इस तरफ होगा। आप इस बात को ध्यान दो साइनिक कन्वेक्शन में, कि अवतल दर्पण में जिस तरफ प्रवर्तक सतह है उसी तरफ जो है वो एफ बनेगा, और इसमें उत्तल दर्पण में जो होगा जिस तरफ प्रवर्तक सतह नहीं है उसके उल्टा इस तरफ जो है एफ बनेगा। अब प्रतिबिंब में सारा कुछ इधर ही बनता है, ठीक ना। अभी फिगर में देखेंगे, तो अब इधर जो भी कुछ घटना देखिए, इस दर्पण का इधर में कुछ भी जो भी होगा, जो भी घटना घटेगा, सारी दूरियां जो है वो पॉजिटिव कहलाएगी। पहला बात, क्योंकि सारा जो भी घटना घटना है इस दर्पण में वो इधर ही घटना है, और जो घटना अगर घटेगा उस तरफ तो वो कहलाएगा वो नेगेटिव। पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा शॉर्टली, उसके बाद बताएंगे। साइन कन्वेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस दर्पण के इस तरफ जो भी घटना घटे, इस तरफ देखिए, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। यानी इस इसकी दिशा देखो इधर है और उधर है। अब उस दिशा में जो भी घटना करेगा इस दर्पण का, तो वो सब का सब कहलाएगा, उस सब का सब कहलाएगा, इधर जो भी घटेगा वो पॉजिटिव, और इसके विपरीत दिशा में जो भी कहलाएगा वो सब जो भी घटना घटेगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए, आपतित किरण की दिशा इधर हो गई, तो इस तरफ जो भी घटना घटेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव, और इसके विपरीत दिशा में जो भी घटेगा वो क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव कहलाएगा। क्योंकि दिशा लाइट जो है पड़ता है दर्पण पे वो इसी दिशा से उधर जाएगा, इसमें जो है इस दिशा से उधर जाएगा, क्योंकि ये वाला सतह जो है वो रंगा हुआ है। अब बात आता है कि जिस जिस तरफ प्रवर्तक सतह होगा वस्तु उसी तरफ होगा, तो यहां पर जो होगा, ये जो होगा इस तरफ जो होता है ये वस्तु होगा। इस दर्पण में जो है इस तरफ ही क्या होगा, ये होगा वस्तु। इसमें इस तरफ और इसमें इस तरफ वस्तु होगा। और जरा ध्यान दिमाग लगाइए, है ना, कि ये P के विपरीत दिशा में ही वस्तु है, इसमें भी P के विपरीत दिशा में वस्तु है, इसमें भी P के विपरीत दिशा में। P के यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा, आपतित किरण की दिशा उधर है और वस्तु क्या है, इधर है। और सारी दूरियां मापाना कहां से, P से। तो अगर हम आपसे बोले कि वस्तु दूरी क्या होगा, तो वस्तु दूरी जो हो जाएगा, वस्तु दूरी की बात करें, बताइए यू से, इसको क्या होता है, यू किया जाता है, क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या होगा, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, पॉजिटिव। नापाएगा क्या, इधर है वस्तु, इधर ना, यहां से हम इधर मापेंगे तो ये होगा वो नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, ये वस्तु दूरी जो हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। यानी बात आ गया कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होगा, वस्तु दूरी जो होगा माइनस यू हमेशा होगा।
कोई दर्पण हो, पहला बात। दूसरा बात क्या है, सीधा गया टेढ़ा आया, सीधा गया टेढ़ा आया। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी यहां से देखिए एफ और ये पी के बीच की दूरी जो अगर विचार कीजिए तो आपतित किरण की दिशा उधर है और नपाना है दूरी इधर की ओर, और जो भी नपाएगा पी से तो वो विपरीत दिशा में मापा रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो सब जो होगा वो माइनस एफ होगा। क्या होगा? माइनस एफ। यानी फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा? माइनस एफ में होगा। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? प्लस में। क्या होगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि ये फोकस इस तरफ है और इस तरफ की सारी दूरियां क्या होती है? पॉजिटिव होती है। चलिए अब दूसरा बात देखते हैं। सीधा गया टेढ़ा आया तो प्रतिबिंब बनेगा ना, एक किरण और यहां से गुजार देते हैं, ऐसे गया ऐसे और फिर क्या हुआ? वैसे ही क्या होगा? ऐसे गया और वैसे ही लौट गया और किरणें यहां कटी, क्या हुई? और ये जो किरणें आती है हमेशा सी से होकर गुजरती है, तो यहां पर क्या हुआ? एक प्रतिबिंब बनेगा। अब बताइए एक प्रतिबिंब बना इधर, तो भी जो होगा वो प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब दूरी को हम भी से, किसे? भी से सूचित करते हैं। तो बताइए क्या होगा? भी जो होगा वो हमेशा अवतल दर्पण में इस तरफ में है, इस कंडीशन में तो इस तरफ में बन रहा है, तो यहां पर जो हो जाएगा वो होगा नेगेटिव। अब यहां पर बात आता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो बनता है क्या चीज? पॉजिटिव भी, सॉरी, प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक भी और दर्पण के इस तरफ भी। तो दर्पण के उस तरफ जब बनेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। यहां ध्यान दीजिएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बने, क्या बने? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी जो नेगेटिव होगा, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो फोकस दूरी समझ में आ गया नेगेटिव, प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव, और वस्तु दूरी क्या हो गया? वस्तु दूरी जो हो गया इसके अंदर जो है अवतल दर्पण में, ये तो सब में क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब आ गया फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, है ना। अब आता है आगे वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। अब बताइए ये गोला तो इधर इस तरफ होगा, ऐसा रहा होगा, तो इसमें जो वक्रता त्रिज्या जो आर जो होगा वो क्या होगा? ए जो होगा वो नेगेटिव क्या होगा? इस तरफ ही है। इसका जो होगा इसमें जो होगा ये इस तरफ होगा, क्योंकि जो है आपतित किरण की दिशा में है, तो यहां पर जो होगा आर बराबर जो होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या जो होगा वो धनात्मक होगा। अब यहां पर जरा ध्यान देते हैं इस दर्पण में, कि इस दर्पण में कि प्रतिबिंब इधर बना, ऐसे लाइट ऐसे आई और ऐसे चले गए और यहां पर कट किया, प्रतिबिंब इसके अंदर जो है वो इस तरफ बनता है, आभासी। क्या होता है? इसलिए प्रतिबिंब दूरी जो है इसमें जो होगा वो भी बराबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। किरणें हमेशा जो भी घटनाएं घटती है उत्तल दर्पण में वो सब घटते इस तरफ, और इस तरफ जो भी चीज होता है वो सब का सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? चलिए इस वक्रता त्रिज्या को थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये अवतल दर्पण, ये भी अवतल, इसमें जो भी है सब अवतल दर्पण है। क्या है? और अवतल दर्पण में जब आप देखिएगा इसमें सारी घटनाएं इस तरफ से, और इस तरफ जो भी घटना घटता है वो सब कहलाता है क्या चीज? वह सब जो है वो कहलाता है नेगेटिव, और इस तरफ दर्पण के उस तरफ जो बनेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव। अब जरा विचार कीजिए सारे तीनों फिगर में जो भी घटना प्रतिबिंब बन रहा है वो सब का सब जो बन रहा है दर्पण के प्रवर्तक सतह की ओर उस तरफ, और एक जो यहाँ पर है वो इस तरफ बन रहा है ना। यानी कि अवतल दर्पण में माइनस यू होता है, माइनस भी होगा, माइनस आर होगा, लेकिन प्लस में भी वन टाइम होगा। भी पॉजिटिव जो है वो भी होगा वन टाइम, जब प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा तब। यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी नेगेटिव, प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव और वक्रता त्रिज्या नेगेटिव, और माइनस एक फोकस दूरी भी क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सारा का फोकस जो है वो इस तरफ है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन जो आता है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, जैसे वहां पर दिख रहा है ये दर्पण के उस तरफ बना है, आप की दिशा है उसी तरफ है जिस तरफ प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंब जो है वो पॉजिटिव होगा। तीसरा बात क्या है
कि ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष के ऊपर का जो डिस्टेंस है, ऊपर का वो सारा का सारा जो है वो मुख अक्ष के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और मुख अक्ष के जो नीचे होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि वस्तु ऊंचाई क्या होगा, अगर वस्तु ऊंचाई की बात किया जाए तो वो होगा पॉजिटिव। क्या होगा, अगर प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बने, क्या बने, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा इधर की ओर वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। देखिए इसमें नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा, और इसमें भी क्या, और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो वो नेगेटिव होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। लेकिन इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मुख अक्ष के ऊपर। तो ये सब चीजें जो है आपको समझना है। आप जरा देखते हैं एक चीज, एक टॉपिक है जिसका नाम है अनुबद्ध फोकस। क्या नाम है, अनुबद्ध फोकस। उसके बारे में अनुबद्ध फोकस क्या होता है, देखिए अनुबद्ध फोकस क्या होता है, बड़ा सिंपल है। अनुबद्ध फोकस, आप जरा ध्यान दीजिए अनुबद्ध फोकस में, आप दो फिगर पे ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, एक ये फिगर पे, और दूसरा फिगर जो है कहाँ गया, ये दूसरा फिगर ये हो गया, और पहला फिगर क्या हुआ, ये दोनों फिगर पे ध्यान दीजिए। अनुबद्ध फोकस क्या है, कहता है अनुबद्ध फोकस में अगर एक बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब इस दूसरा बिंदु पर बना, अगर दूसरा बिंदु पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब जो है पहला वस्तु पर बनेगा। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अनुबद्ध फोकस कहते हैं। समझ में, मुख अक्ष का एक ऐसा बिंदु, अगर इस बिंदु पर प्रतिबिंब रखे तो उस बिंदु पर, सॉरी इस बिंदु पर क्या रखे, वस्तु रखे तो प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनेगा। अगर जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बना, अगर उसी बिंदु पर क्या रख दे, वस्तु को रख दे तो प्रतिबिंब अब उल्टा उस पर बिंदु पर बन जाएगा। देखिए यहां पर देखिएगा, सी, एफ और सी के बीच में वस्तु है, ठीक, तो प्रतिबिंब बना यहाँ पर सी और अनंत के बीच में। अब क्या हुआ, जब वस्तु था सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब बना अनंत में। अब क्या करते हैं, प्रतिबिंब जहां था वहीं पर वस्तु को रखते, देखिए सी और अनंत के बीच में क्या हो गया, वस्तु को रख दिए, तो प्रतिबिंब जो बना सी और एफ के बीच। तो ये दोनों बिंदु को हम बोलते हैं अनुबद्ध फोकस। क्या बोलते हैं, अनुबद्ध फोकस कहते हैं। आगे हम समझते हैं। आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, ये देखिए हो गया, ये वस्तु हो गया और ये हो गया प्रतिबिंब, ये दोनों के ऊंचाई का जो अनुपात है उसी अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन। और देखिए वस्तु की ऊंचाई को हम सूचित करते हैं एच ओ से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम सूचित करते हैं एच आई से। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया एच ओ, और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, एच आई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धन को हम सूचित करते हैं स्मॉल एम से, तो क्या हो गया हमारा, हमारा हो जाएगा एच ओ बटा एच आई। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला जो बन गया प्रतिबिंब की आवर्धन का, एच ओ बटा एच आई। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ क्या हुआ, इमेज। ये एक फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला को जो हम क्या करते हैं, अगर दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करके हम अन्य तरह से व्यक्त करें, या फिर इसे एक फार्मूला और भी बनता है, देखो अब इसमें एक फार्मूला और भी बनता है, आता है, सिद्ध करना पड़ता है, माइनस भी बटा क्या होता है, यू। अब यहाँ पर एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला और भी होता है, एम बराबर जो होता है, एम बराबर जो होता है 1 माइनस भी बटा क्या होता है, एफ। ये सारे फॉर्मूला होते हैं क्या, आवर्धन का। देखिए अब ये फॉर्मूला तो क्या आता है, परिभाषा से आता है, डिफिनेशन से ये फॉर्मूला प्राप्त होता है।
ये फार्मूला को हम क्या करते हैं, इसके व्यंजक से इसके फार्मूला को प्रतिबिंब ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई या इसके दूरी को अनुपात को क्या करते हैं, जब इसको इसके डेरिवेशन को जब सिद्ध करते हैं तो हमारा ये फार्मूला आता है। ठीक है, एम बराबर माइनस वी बटा यू। अब यहाँ पर एम बराबर जो है माइनस वी बटा यू जो है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए आवर्धन जो होता है उसमें माइनस ही होता है। अब इस फार्मूला को हम दर्पण के सूत्र में जब रख देते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बनके आता है। तो हमारा जो है आवर्धन किसे कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई और आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं, v प्लस 1 बटा यू इज क्या था, 1 बटा जो है एफ होता है, ये फार्मूला किसके, ये दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण में जो है ये दोनों क्या होता है, वो सेम ही होता है।